लोकतांत्रिक राजनीति का जो पहला अध्याय था हमारा, उसके बारे में हम चर्चाएं शुरू करेंगे। जो इसका लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर फर्स्ट था, अध्याय फर्स्ट, सत्ता की साझेदारी। फिर लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है, वो शासन व्यवस्था में भागीदारी पर ही टिकी हुई है। शासन व्यवस्था की भागीदारी से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है। तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी हमारी पहले चर्चा हो चुकी थी कि क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। थोड़ी सी आपके वापस नज़र डाल देता हूँ इस पर कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो सत्ता की साझेदारी के अध्याय के अंदर हमको जो पढ़ना था वो था, पहला तो था सत्ता में साझेदारी का अर्थ। अर्थ के बाद हमको पढ़ना था सत्ता में साझेदारी जरूरी क्यों। सत्ता में साझेदारी जरूरी क्यों, इसके अपन को पक्ष में भी तर्क देना था और विपक्ष में भी तर्क देना था। और अगला हमको समझना है सत्ता में साझेदारी के विभिन्न रूप। सत्ता में साझेदारी के विभिन्न रूप कह सकते हैं, या सत्ता में साझेदारी के विभिन्न प्रकार कह सकते हैं। और इसके बाद हमको लेना था सत्ता में साझेदारी के दो मॉडल। सत्ता में साझेदारी के मॉडल, और सत्ता में साझेदारी के दो मॉडलों की चर्चा करनी थी अपन को। एक तो अपन को चर्चा करनी है बेल्जियम की, और बेल्जियम के साथ हमको दूसरी चर्चा करनी है श्रीलंका की। किसकी करनी है? श्रीलंका की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या है। अपन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सबसे जरूरी चीज होती है शासन सत्ता में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। तो शासन सत्ता के अंदर, शासन व्यवस्था के अंदर जो लोगों की भागीदारी होती है, इसी को ही क्या कहा जाता है? सत्ता की साझेदारी। तो यहाँ सत्ता की साझेदारी के दो तरीके थे। जिस प्रकार लोकतंत्र के दो प्रकार थे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसी तरीके से शासन में सत्ता की साझेदारी के भी दो प्रकार है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो हमने प्रत्यक्ष के एग्जाम्पल के तौर पर चर्चा की थी स्विट्जरलैंड की, कि वर्तमान में विश्व का एकमात्र ऐसा देश है स्विट्जरलैंड जहाँ पर शासन सत्ता में लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी है। लेकिन स्विट्जरलैंड के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ उसके जो 5 राज्य थे, जहाँ पर राज्यों को कैंटन कहा जाता है, सिर्फ 5 कैंटनों के अंदर ही प्रत्यक्ष भागीदारी है, बाकी कहीं पर भी प्रत्यक्ष भागीदारी है नहीं। अगली बात थी, भारत जैसे विशाल देश के लिए प्रत्यक्ष भागीदारी संभव भी नहीं है। तो यहाँ भागीदारी प्रत्यक्ष भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। शासन सत्ता के अंदर लोगों की जो भागीदारी होती है उसको ही क्या कहा जाता है? सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। तो अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि शासन सत्ता में लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी, शासन सत्ता में लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी है, जिसको क्या कहा जाता है? सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। सत्ता की साझेदारी का मतलब है शासन सत्ता में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। ये भागीदारी प्रत्यक्ष भी हो सकती है और ये भागीदारी अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब शासन सत्ता में लोगों की भागीदारी, भागीदारी प्रत्यक्ष भी हो सकती है और भागीदारी अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। अगली बात थी
शासन सत्ता में भागीदारी जरूरी क्यों? यहाँ पर अपन दो तर्क देने वाले हैं। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में भी बात रखने वाले और सत्ता की साझेदारी के विपक्ष में भी बात रखने वाले। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में पहली बात कह सकते हैं कि भारत जैसे देश के लिए और विश्व के अधिकांश देशों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया और लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण लोगों की भागीदारी के आधार पर ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सत्ता में जो साझेदारी है, इस सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। क्या है? सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। अगर सत्ता में साझेदारी समाप्त कर दी जाए तो लोकतंत्र अपने आप समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र का मतलब भी तो यही था कि शासन सत्ता में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। जरूरी इसलिए कि बिना लोगों की भागीदारी के लोकतंत्र का निर्माण किया जाना संभव नहीं है और इसलिए हम कह सकते हैं कि शासन सत्ता में लोगों की भागीदारी क्या है? लोकतंत्र की आत्मा है। मतलब अगर शासन सत्ता में से लोगों की भागीदारी को निकाल लिया गया तो इसका मतलब हुआ हमने लोकतंत्र की आत्मा को निकाल लिया। दूसरा हमारा तर्क ये है कि शासन सत्ता में भागीदारी सामाजिक टकरावों को कम करती है। सामाजिक टकरावों को कम करती है। कैसे? फिर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का निर्माण विभिन्न सामाजिक समूहों के द्वारा मिलकर के किया जाता है और इसके अंदर प्रत्येक सामाजिक समूह की लोकतंत्र में भागीदारी होती है और लोकतंत्र में भागीदारी होने के कारण प्रत्येक समूह लोकतंत्र से जुड़ा हुआ होता है। जब प्रत्येक समूह की भागीदारी होती है, प्रत्येक समूह लोकतंत्र से जुड़ा हुआ होता है तो इस समय जो सामाजिक टकरावों का अंदेशा है वो कम हो जाता है। अगली बात यह भी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी एक समूह या एक वर्ग के द्वारा निर्मित नहीं होती, जिसमें सभी की भागीदारी होती है। तो जब वो अपने नीति और कार्यक्रमों का निर्धारण करती है तो समाज के सभी वर्गों का वो ध्यान रखती है, इसलिए जो सामाजिक टकरावों का संदेशा होता है वो कम हो जाता है। अगली बात, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक स्थायित्व के लिए आवश्यक है। राजनीतिक स्थायित्व के लिए जरूरी है। अगर लोगों की भागीदारी होगी, लोगों ने अपनी सरकार का निर्माण स्वयं किया है, तो वो शासन व्यवस्था स्थिर रहेगी क्योंकि लोग उसके प्रति विद्रोह नहीं करेंगे और वो लोगों के लिए काम करेगी, तो राजनीतिक स्थायित्व बना रहेगा। अगर शासन सत्ता में लोगों की भागीदारी नहीं है तो राजनीतिक स्थायित्व बना नहीं रहेगा क्योंकि लोग उस शासन व्यवस्था को गिरा करके अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो जनता की भागीदारी है वो लोकतंत्र की आत्मा है, यानी लोकतंत्र का निर्माण जनता की भागीदारी से होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जनता की भागीदारी सामाजिक टकरावों को कम करती है और राजनीतिक स्थायित्व के लिए भी लोगों की भागीदारी होना जरूरी है। अब बात करते हैं विपक्ष की। लोकतंत्र की कमी एक ये है कि यहाँ पर जो शासन सत्ता होती है, ये शासन सत्ता बहुसंख्यकों की होती है। अपन जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का निर्माण वे करते हैं जो बहुमत हासिल करते हैं और बहुमत हमेशा संख्या बल के आधार पर मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकार बनेगी वो बहुसंख्यकों की बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अल्पसंख्यकों की शासन सत्ता में कोई भागीदारी नहीं होगी और जब अल्पसंख्यकों की शासन में भागीदारी नहीं होगी तो बहुसंख्यक तानाशाही करेंगे। बहुसंख्यक अपनी नीतियों को अल्पसंख्यकों पर थोपने का प्रयास करेंगे। तो यह बहुसंख्यकों की इच्छा को, बहुसंख्यकों की इच्छा को अल्पसंख्यकों पर
अल्पसंख्यकों पर थोपना अच्छा नहीं है, थोपना अच्छा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जो शासन सत्ता है वो बहुसंख्यकों की होती है और बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार ही कानून और नीतियों का निर्धारण होता है। तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर अपनी नीतियों को थोपने का प्रयास करेंगे, इसका मतलब ये बहुसंख्यकों के लिए अच्छी बात नहीं। अगली बात ये होती है कि यहाँ पर बहुसंख्यकों की तानाशाही पाई जाती है। किसकी? बहुसंख्यकों की तानाशाही पाई जाती है और ये बहुसंख्यकों की तानाशाही अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी का कारण बनती है। बहुसंख्यकों की तानाशाही अल्पसंख्यकों की परेशानी का कारण बनती है और ये आगे चल कर के देश के एकता और अखंडता के लिए भी खतरनाक होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुसंख्यक लोग होते हैं वो अपने संख्या बल के आधार पर अल्पसंख्यकों की परेशानी पैदा करते हैं और ये आगे चल कर के इनके मध्य तनाव उत्पन्न कर देगा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के मध्य, और जो देश की एकता और अखंडता के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो सत्ता में साझेदारी के पक्ष और विपक्ष में दोनों तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी शासन व्यवस्था की पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है। आलोचना करने का मतलब ये नहीं होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। अगर वर्तमान की स्थितियों के अनुसार देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ही उचित है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही बनाए रखना होगा। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर लोगों की भागीदारी होती है सत्ता में, और ये सत्ता में भागीदारी किस रूप में होती है, यानी सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन से हैं या सत्ता की साझेदारी के विभिन्न प्रकार कौन से हैं, जिसको हम सत्ता में साझेदारी के रूप कह सकते हैं या सत्ता में साझेदारी के क्या कह सकते हैं, विभिन्न प्रकार कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, शासन सत्ता के अंदर लोगों की भागीदारी होती है। तो किस प्रकार की, पहले यहाँ पर लोगों की भागीदारी का मतलब शासन सत्ता विभिन्न भागों में बटी हुई होगी, शासन सत्ता एक जगह केंद्रित नहीं होगी। तो हम शासन सत्ता में साझेदारी का पहला रूप ले सकते हैं, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य, सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य साझेदारी का मतलब सरकार के कितने अंग होते हैं, 3, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो शासन सत्ता है वो सरकार के तीनों अंगों के मध्य बटी होती है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। और सरकार के तीनों अंग शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं और तीनों अंग अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रहते हुए कार्य करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे अंग को नियंत्रित भी करता है। और इसलिए सरकार के जो तीनों अंगों के मध्य जो शक्ति बटी हुई होती है, पहले सरकार के तीनों अंगों के मध्य शक्ति के विभाजन को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है, जहां पर शासन सत्ता सरकार के तीनों अंगों के मध्य विभाजित होती है, लेकिन तीनों अंग एक दूसरे अंग को नियंत्रित करते हैं। और तीनों अंगों को शक्ति कहाँ से मिलती है, तीनों अंगों को शक्ति संविधान से मिलती है। इसलिए इसे नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का मतलब यह है कि सरकार के तीनों अंगों में से कोई भी अंग अपने आप में सर्वशक्ति संपन्न नहीं, और प्रत्येक अंग है वो दूसरे की शक्ति को क्या करता है, प्रत्येक अंग दूसरे की शक्ति को नियंत्रित
करता है, जिसे नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। सत्ता में साझेदारी का दूसरा रूप है सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता की साझेदारी। सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता की साझेदारी। सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य सत्ता की साझेदारी का मतलब सरकार के विभिन्न स्तर कौन से, जैसे सरकार का सबसे ऊपर वाला स्तर केंद्र सरकार, केंद्र से नीचे राज्य सरकार और राज्य सरकार से नीचे स्थानीय सरकार। ये सरकार के जब इन तीनों स्तरों के मध्य, सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य, ये स्तर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे भारत के अंदर सरकार के तीसरे स्तर को स्थानीय सरकार कहा जाता है, जब इसको बेल्जियम के अंदर जाएंगे तो इसको सामुदायिक सरकार कहा जाता है। तो सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य जब शक्ति बटी हुई होती है तो इस शक्ति के वितरण को सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है, जिसमें सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य शक्ति बटी होती है। एक केंद्र सरकार होती है, पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार होती है जिसको केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है, और देश के विभिन्न प्रांतों या देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो सरकार होती है उसको राज्य सरकार कहा जाता है, और राज्य सरकार के नीचे जो सरकार होती है जिसको स्थानीय सरकार के नाम से जाना जाता है। तो सरकार के इन तीनों स्तरों को भी शक्तियाँ कहाँ से मिलती है? शक्तियाँ तीनों को संविधान से मिलती है, और संविधान की शक्तियों के अनुरूप ये अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रहते हैं और अपने अपने क्षेत्र के अंदर ये कार्य करते हैं। सत्ता की साझेदारी का तीसरा रूप, सत्ता की साझेदारी का तीसरा रूप विभिन्न सामाजिक, भाषाई एवं धार्मिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी। तो इसके अंदर विभिन्न जो भी सामाजिक समूह है, जो भी धार्मिक समूह है, जो भी भाषाई समूह है, उन सभी समूहों को भी राजनीति में भागीदारी प्राप्त होती है, और प्रत्येक समूह को अलग अलग हिस्सेदारी दी जाती है, ताकि इसमें से कोई भी समूह ये नहीं समझे कि वो प्रशासन से अलग है, ये नहीं समझे कि वो सरकार से अलग है, वो अपने आप को सरकार का एक हिस्सा माने। इसलिए सामाजिक समूह और धार्मिक समूहों को भी शासन सत्ता में भागीदारी का अवसर प्रदान किया जाता है। तो विभिन्न सामाजिक समूहों के विभिन्न भाषाई वर्गों के जो लोग होते हैं, जैसे भाषाई की बात करें तो संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर जिन 22 अनुसूचित भाषाओं की बात की, सामाजिक समूहों की भागीदारी की बात करें तो विभिन्न जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए विधायिकाओं में प्रशासन के अंदर जो सीटें थी उनके अनुपात में इनको आरक्षण प्रदान किया गया। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर इन सामाजिक, भाषाई और धार्मिक समूहों को की सत्ता में साझेदारी प्राप्त होती है, ताकि इनमें से कोई भी समूह है वो अपने आप को शासन सत्ता से अलग नहीं समझे। शासन सत्ता के अंदर भागीदारी के लिए ही तो स्थानीय स्वशासन की बात की, जहाँ पर एक सामुदायिक सरकार होती है। सामुदायिक सरकार का मतलब एक ऐसी सरकार होती है जिसके अंदर विभिन्न भाषाई, धार्मिक और जातीय समूह है जो मिल करके सरकार का निर्माण करते हैं, और फिर वो सरकार है वो सामाजिक सभी उन समूहों के लिए कार्य करती है। तो इस तरीके से विभिन्न सामाजिक, भाषाई और धार्मिक समूहों को सत्ता में भागीदारी दी गई। सत्ता में साझेदारी का चौथा रूप है विभिन्न दबाव समूह व आंदोलनों द्वारा
विभिन्न दबाव समूह व आंदोलन द्वारा राजनीति को प्रभावित करना, राजनीति को प्रभावित करना। तो विभिन्न लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के अंदर प्रेशर ग्रुप होते हैं, अलग अलग दबाव समूह होते हैं, और वो दबाव समूह भागीदारी के लिए ही राजनीतिक सत्ता को विभिन्न तरीके से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। विभिन्न प्रकार के आंदोलन चले जाते हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर के अंदर चर्चा की थी, नर्मदा आंदोलन की, सूचना का अधिकार आंदोलन की। तो कुछ ऐसे आंदोलन जो आम नागरिकों के द्वारा शासन सत्ता में भागीदारी या सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चलाए जाते हैं। तो विभिन्न सामाजिक समूह, विभिन्न धार्मिक समूह, विभिन्न भाषाई समूह, विभिन्न दबाव समूह और आंदोलन है वो भी शासन सत्ता के अंदर भागीदारी रखते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अलग अलग समूह, अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्ग है वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, और लोकतंत्र के अंदर विभिन्न वर्गों को, समूहों को शासन सत्ता में साझेदारी प्राप्त होती है। अगर शासन सत्ता में साझेदारी प्राप्त नहीं हो तो क्या होगा? और अगर शासन सत्ता के अंदर सभी सामाजिक समूह, भाषाई समूह, धार्मिक समूह और सभी लोगों को सत्ता में साझेदारी दी जाए तो इसका परिणाम क्या रहेगा? इन दोनों को जानने के लिए हमारे सामने दो एग्जाम्पल दिए गए। एक तो एग्जाम्पल दिया गया बेल्जियम का और दूसरा एग्जाम्पल दिया गया श्रीलंका का। तो बेल्जियम की बात करते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, और अगर हम बेल्जियम की जनसंख्या की बात करें तो बेल्जियम की जनसंख्या हमारे हरियाणा राज्य के बराबर, क्षेत्रफल की बात करें तो बेल्जियम का क्षेत्रफल है वो हमारे हरियाणा राज्य के बराबर इसका क्षेत्रफल है। इसकी जो सीमाएं हैं बेल्जियम की, स्पेन, स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग से इनकी सीमाएं लगती है। इस बेल्जियम के दो क्षेत्र है, या बेल्जियम के अंदर जो मुख्य भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, बेल्जियम का एक क्षेत्र है वेलोनिया। बेल्जियम का एक क्षेत्र है वेलोनिया, और इस वेलोनिया क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं ये लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और अगर इन फ्रेंच भाषी लोगों की प्रतिशत निकाला जाए तो 40% लोग। इसी बेल्जियम का एक प्रांत है जिसका नाम है फ्लेमिश, और फ्लेमिश के अंदर जो लोग रहते हैं ये लोग डच भाषा बोलते हैं। अगर डच भाषी लोगों का प्रतिशत निकाला जाए तो 59% लोग हैं ये डच भाषा बोलते हैं। पीछे 1% लोग हैं, ये 1% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? स्पेन लोग हैं। ये 1% लोग जो शेष बचे वो स्पेन भाषा बोलते हैं। कितने प्रतिशत? 1% लोग स्पेन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की जो राजधानी है जिसका नाम है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स के अंदर जो लोग रहते हैं इन लोगों में 80% जो लोग हैं ये 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 20% लोग हैं ये डच भाषा बोलते हैं। अब देखिए किस तरीके से बेल्जियम ने समझदारी भरा काम किया। अगर हम यहाँ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्लेमिश क्षेत्र में रहने वाले डच भाषी लोगों का प्रतिशत ज़्यादा है,
और अगर हम बात करें तो डच भाषी लोग बहुमत में हैं और फ्रेंच भाषी लोग हैं वो अल्पमत में यानी अल्पसंख्यक है। अगर यहाँ पर हम सत्ता में साझेदारी की बात करें तो संख्या बल के आधार पर कौन लोग, डच भाषी लोग हैं वो अपनी तानाशाही ढा सकते थे। और अगर संख्या बल के आधार पर, क्योंकि सरकार का निर्माण लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्या बल के आधार पर होता है और संख्या बल में डच भाषी लोग ज्यादा है, इसका मतलब डच भाषी लोग अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो तानाशाही है वो अल्पसंख्यक लोगों पर थोप सकते थे। अगर वो ऐसा करते तो क्या होता, अगर ये लोग ऐसा करते तो स्थिति ये बनती कि इस फ्रेंच और डच भाषी लोगों के मध्य तनाव उत्पन्न हो जाता और आगे चलकर के ये तनाव देश के विभाजन का, देश की अशांति का, गृह युद्ध का कारण बन सकता था। लेकिन बेल्जियम ने बहुत ही समझदारी भरा काम किया। ये फ्रेंच भाषी लोग भले संख्या में कम थे लेकिन ये धनी लोग थे और ये जो लोग डच भाषी लोग थे ये संख्या में थोड़े गरीब थे। तो 1950 और 60 के दशक में ये स्थिति ब्रुसेल्स के अंदर हुई कि इस फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों के मध्य गहरा तनाव देखने को मिला और उस समय स्थिति ऐसे लगी कि इनके मध्य तनाव उत्पन्न होगा, देश का विभाजन हो जाएगा। लेकिन बेल्जियम ने बहुत ही बड़ा समझदारी भरा काम किया। बेल्जियम ने यहाँ का जो क्षेत्रीय अंतर था वेलोनिया और फ्रांस का, यहाँ पर जो भाषाई और सांस्कृतिक विविधता थी, इन दोनों को स्वीकार कर लिया और इन्होंने 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन किए गए। बेल्जियम के संविधान में 1970 से लगा करके 1993 के मध्य 4 संविधान संशोधन किए गए और इन 4 संविधान संशोधन करने का एकमात्र उद्देश्य था कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास नहीं हो और किसी को भी ऐसा नहीं लगे कि वो बेल्जियम प्रांत का नहीं है और किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। तो उन्होंने इस संविधान संशोधन के द्वारा एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया और इन संविधान संशोधनों के द्वारा उन्होंने ये संविधान के अंदर स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया जिसको हम बेल्जियम मॉडल के नाम से जानेंगे, बेल्जियम मॉडल की विशेषताओं के नाम से जानेंगे। केंद्र सरकार के अंदर फ्रेंच भाषी और डच भाषी दोनों की मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। यानी इन संविधान संशोधनों के द्वारा पहला प्रावधान ये किया गया कि केंद्र सरकार के अंदर फ्रेंच भाषी और डच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी और कोई भी अकेला फैसला नहीं ले सकेगा। न तो डच भाषी कोई अकेला फैसला ले सकेंगे और न ही फ्रेंच भाषी कोई अकेला फैसला ले सकेंगे। दूसरा इन्होंने ये किया बेल्जियम ने कि केंद्र सरकार ने अपनी अधिकांश शक्तियां वो राज्य सरकारों को सौंप दी और केंद्र सरकार राज्य सरकार के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। मतलब राज्य सरकार अपने क्षेत्र के अनुरूप विकास की योजनाएं बना सकती थी और कोई अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं किया गया। प्रांतीय सरकारों को स्वतंत्रता दी थी। प्रांतीय जो सरकारें थी उनको स्वतंत्रता दे दी, यानी वो अपने कानून स्वयं बना सकते हैं और अधिकांश वे शक्तियां जो केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होकर के राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण थी वो राज्य सरकार को दे दी। यानी प्रांतीय सरकारों को लगभग स्वतंत्रता की स्थिति वैसा स्थिति उत्पन्न कर दी। और तीसरा उन्होंने ये किया, सामुदायिक सरकार का गठन किया। स्थानीय स्तर पर किसका गठन किया? सामुदायिक सरकार का गठन किया। ये सामुदायिक सरकार वह सरकार थी जो वहाँ के स्थानीय समुदायों के द्वारा मिलकर के सरकार का गठन किया गया और ये सरकार उस सभी सामाजिक समूहों के लिए कार्य करती है।
तो एक स्थानीय स्तर के रूप में उन्होंने सामुदायिक सरकार का गठन किया और इस तरीके से ये मॉडल अपना करके बेल्जियम ने अपने आप को टूटने से रोक लिया। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार कर लिया और इस तरीके से बेल्जियम ने अपने आप को टूटने, भाषा के आधार पर विभाजित होने और बंटने से खुद को बचा लिया। यह था बेल्जियम का सर्वश्रेष्ठ मॉडल। थोड़ा सा ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा फिर से ध्यान दे दो। यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बेल्जियम और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे हरियाणा राज्य के बराबर है। इसकी जो सीमा है वो स्पेन, स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग से लगती है और यहाँ के फ्लेमिश क्षेत्र में रहने वाले लोग 10 भाषा बोलते हैं और इन लोगों का प्रतिशत कितना है? 59। बेल्जियम के वेलोनिया प्रांत के अंदर रहने वाले लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच, और इनका प्रतिशत कितना है? 40। और शेष 1% जो लोग बचे हुए वो कौन सी भाषा बोलते हैं? स्पेन भाषा बोलते हैं। इसके अतिरिक्त बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स के अंदर रहने वाले 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और शेष 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अगर देखा जाए तो फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा धनवान है, ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन संख्या बल की दृष्टि से डच भाषी लोगों की संख्या ज़्यादा है। 1960 के दशक में इन दोनों के मध्य तनाव देखने को मिला, लेकिन 1970 से 93 के मध्य बेल्जियम के संविधान में 4 संशोधन किए गए। इन्होंने जो सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता थी वो स्वीकार कर ली और उन्होंने संविधान के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान किए ताकि किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास नहीं हो। उन्होंने ये तय किया कि केंद्र सरकार में फ्रेंच भाषी और डच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी और कोई भी अकेला फैसला नहीं ले सकेगा। अधिकांश जो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण शक्तियाँ नहीं थी वो राज्य सरकारों को शक्तियाँ सौंप दी गई और सामुदायिक सरकार का गठन किया और इस तरीके से बेल्जियम ने लोकतंत्र के सर्वश्रेष्ठ मॉडल को स्वीकार कर लिया। इसके विपरीत दूसरा देश था, वो था श्रीलंका। और श्रीलंका बेल्जियम की तरह अपनी व्यवस्था को नहीं बना पाया। थोड़ी सी बात श्रीलंका के बारे में करते हैं। प्राचीन समय में श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता था? सिलोन के नाम से जाना जाता था और ये भारत के दक्षिणी तट से कुछ ही दूरी पर स्थित है श्रीलंका। दक्षिणी तट से कुछ ही दूरी पर ये स्थित है। अगर बात करें श्रीलंका की जनसंख्या की तो श्रीलंका की लगभग 2 करोड़ के लगभग जनसंख्या है और ये 2 करोड़ की जनसंख्या है वो हरियाणा से थोड़ी सी ज़्यादा है। हरियाणा से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब श्रीलंका की स्थिति क्या है? श्रीलंका को एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ेगा और ये श्रीलंका की जो गंभीर चुनौती है ये है जातीय चुनौती। स्थिति क्या है? श्रीलंका के अंदर 2 मुख्य जातीय समुदाय है। एक श्रीलंका का जातीय समुदाय है वो है सिंहली और दूसरा जो जातीय समुदाय है वो है तमिल। ये जो सिंहली लोग हैं, ये सिंहली लोग श्रीलंकी मूल के निवासी है और अगर सिंहलियों के प्रतिशत की बात की जाए तो ये लगभग 74% लोग सिंहली है और 18% जो लोग हैं ये लोग तमिल भाषी है। इन 18% लोगों में ही अगर बात की जाए तो श्रीलंका मूल के जो निवासी है वो 13% है और 5% लोग हैं ये भारतीय क्षेत्र से दक्षिणी भारत के अंदर जो तमिलनाडु वगैरह राज्य पड़ते हैं। यहाँ के जो मछुआरे थे वो मछली पकड़ने के लिए श्रीलंका गए और वहीं पर ये बच करके रह गए। शेष यहाँ पर बात की जाए तो 7% ईसाई भी रहते हैं।
7% लोग हैं वो ईसाई भी यहाँ पर रहते हैं। अगर हम धर्म की बात करें तो ये सिंहली लोग हैं, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी है। और अगर तमिलों की बात करें तो ये तमिल लोग कुछ हिंदू हैं और कुछ ये लोग कौन है, मुस्लिम है। यानी ये तमिल, हिंदू और मुस्लिम दोनों भाषा बोलते हैं। जब 1948 के अंदर श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, 1948 के अंदर जब श्रीलंका स्वतंत्र हुआ तो भारत के साथ साथ श्रीलंका ने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सरकार का गठन बहुमत के आधार पर होता है, बहुसंख्यक के आधार पर होता है। और यहाँ बहुसंख्यक कौन थे, तमिली। तो तमिली लोगों ने सरकार का गठन किया और तमिली लोगों ने सिंहलियों के साथ भेदभाव किया। संख्या बल के आधार पर सिंहली लोगों ने अपनी जाति का बहुमत बनाने के लिए और श्रीलंका को सिर्फ सिंहलियों का मानने के लिए तमिल लोगों के साथ बहुत सारे भेद भरे कदम उठाए। 1956 के अंदर श्रीलंका के संविधान में संशोधन किया गया और यहाँ पर सिंहली भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया। सिंहली भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया 1956 के अंदर। श्रीलंका के संविधान के अंदर ये प्रावधान किया गया कि सरकार विश्वविद्यालयों की नौकरियों में, सरकारी नौकरियों के अंदर सिंहलियों को प्राथमिकता देगी। और धीरे धीरे सरकार ने बौद्ध मत को संरक्षण देने के प्रावधान भी साथ में जोड़ दिए और इस तरीके से तमिल लोगों के साथ भेदभाव किया गया। तो तमिल लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छेड़ दिया और धीरे धीरे इन तमिलों और सिंहलों के मध्य जो संघर्ष था वो आगे चल कर के गृह युद्ध में तब्दील हो गया और श्रीलंका के अंदर एक बहुत ही भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई। इन तमिल लोगों ने श्रीलंका के पूर्वी हिस्से पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और इन्होंने एक संगठन भी बना लिया, लिट्टे नाम का संगठन बना लिया प्रभाकर के नेतृत्व में। और श्रीलंका के पूर्वी हिस्से के अंदर इन्होंने अपने लिए एक अलग देश की मांग को छेड़ दिया। तो इस तरीके से सिंहलियों और तमिलियों के मध्य एक भयंकर संघर्ष उत्पन्न हो गया। श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध की जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई क्योंकि श्रीलंका इसको स्वीकार नहीं कर पाया। तो हम दोनों श्रीलंका और बेल्जियम के एग्जाम्पलों के द्वारा ये समझ सकते हैं कि सत्ता के अंदर अगर भागीदारी के उचित मॉडल को स्वीकार कर लिया जाएगा तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब शासन सत्ता के अंदर सभी लोगों को बराबर की भागीदारी नहीं मिलेगी तो संघर्ष और तनाव उत्पन्न होना है। तो शासन सत्ता है वो लोकतंत्र के अंदर शासन सत्ता है वो सत्ता में भागीदारी के विभाजन पर आधारित होनी चाहिए, जहाँ पर स्थानीय सरकारों के साथ साथ लोगों को भी सत्ता के अंदर भागीदारी मिलनी चाहिए। यहाँ विकेंद्रीकरण होना चाहिए और इस सत्ता में साझेदारी के अगले मॉडल पर विकेंद्रीकरण पर बात करेंगे हम संघवाद के अंदर कि किस तरीके से शासन सत्ता है वो विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। तो आज की चर्चा